फिल्म शुरू होती है और हम एक रेस्टोरेंट में चार दोस्त माइक, बॉबी, स्टीव और उसकी गर्लफ्रेंड कैरोल को देख पाते हैं और वो लोग आने वाली हैलोवीन पार्टी के लिए प्लान कर रहे होते हैं, जहां माइक उन सब से ये कहता है कि इस साल भी हम सब मिलकर उसी लड़के को परेशान करेंगे जिससे हम बचपन से टर्चर करते आ रहे हैं। पर ये बात कैरोल को पसंद नहीं आती, इसलिए वो अपने बॉयफ्रेंड स्टीव को ये सब करने से रोकने लगती है, पर स्टीव उससे इग्नोर करता है, जिससे कैरोल को बहुत बुरा लगता है और वो वहाँ से चली जाती है। और जैसे ही वो लोग पेमेंट करने जाते हैं तो काउंटर पे बैठा आदमी जिसका नाम गस होता है, वो इनसे हैलोवीन का प्लान पूछने लगता है, जहां माइक उसे अपना प्लान बताता है कि हम लोग एक लड़के को परेशान करेंगे। ये सुन के वो भी उनके साथ जाने को कहता है, पर माइक उससे मना करने लगता है और गस की बहुत रिक्वेस्ट करने पर वो उससे उन लोगों की ड्राइवर बना के ले जाने को राजी हो जाते हैं, जिससे कि वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हम जैकब नाम के लड़के को देख पाते हैं, जो कि बहुत ही मासूम था। उसका दिमाग ठीक से काम नहीं करता था और इसलिए वो ज्यादा सोच भी नहीं पाता था और उससे कॉर्न कैंडीज बहुत पसंद थी, इसलिए वो एक पंपकिन की बास्केट में कॉर्न कैंडीज डाल के हमेशा अपने साथ रखा करता था। वो अब एक फेस्टिवल की तरफ जाता है। दरअसल वो यहाँ पे एक वर्कर की तौर पे आया हुआ था। वहाँ फेस्टिवल का ओनर उससे बोलता है कि तुम अपना काम पूरी मेहनत और लगन से करना और याद रखना, कोई भी ऐसा काम न करना जिससे तुम्हारी और मेरी बेइज्जती हो। और वो बोलता है कि शो शुरू होने ही वाला है और तुम अपनी तैयारी कर लो। लेकिन जब जैकब बाहर आता है तो उससे माइक और उसके दोस्त मिलते हैं, जो कि उससे तंग करने लगते हैं। लेकिन जैकब ये सब बर्दाश्त कर करके अब तंग आ चुका था और वो खुद की डिफेंस में माइक को धक्का दे देता है ताकि वो और कुछ ना कहे, पर इससे माइक को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उससे बहुत मारने लगता है और उसके दोस्त भी उससे मार रहे थे, जिसके वजह से जैकब वहीं पर मर जाता है। और ये सब होता हुआ कैरोल भी पीछे से देख रही होती है, जो उससे बहुत ही बुरा लगता है। जब माइक और उसके दोस्त घर जाते हैं, उन्हें वहाँ भी कोई रिग्रेट नहीं होती कि हमने किसी को मार दिया है। उल्टा वो जैकब को गाली दे रहे होते हैं कि हम उससे हर साल टर्चर करते थे और वो उससे सह लेता था, पर इसी साल ही पहली बार खुद को प्रोटेक्ट करने उसने मुझे धक्का दिया, तो क्या मुझे गुस्सा नहीं आएगा। और वहीं कैरोल भी थी और वो माइक की क्रूएल्टी देख के बहुत बुरा फील कर रही होती है। उधर फेस्टिवल का ओनर देखता है कि जैकब को किसी ने मार दिया है। उससे बहुत गुस्सा आता है कि मेरे आदमी को कोई ऐसे कैसे मार सकता है। वो ओनर दिल का बहुत अच्छा आदमी होता है। वो जैकब की लाश को अंदर ले आता है और उससे एक मास्क पहना देता है और उसके बाद वो कोई ब्लैक मैजिक का स्पेल, कोई रिचुअल शुरू करता है, जिससे कोई मरे हुए आदमी के अंदर उसकी आत्मा वापस आ जाती है और अब जख्मी जैकब फिर से जिंदा हो जाता है। दूसरी तरफ कैरोल टाउन की शेरिफ सैम के पास जाती है और सारी बात उन्हें बता देती है कि किसने और कैसे जैकब को मारा है। तो शेरिफ उससे बताता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात नोट कर लेता हूँ, पर अभी तक हमारे पास कोई भी रिपोर्ट नहीं आई है। पर जब शेरिफ को पता चलता है कि जैकब को टॉर्चर करने वालों में उसका बेटा भी था, तो उससे यकीन नहीं होता। उसके बाद सैम फेस्टिवल का ओनर डॉक्टर डेड के पास पहुंचता है और जब सैम उससे जैकब के बारे में पूछता है तो वो उससे बताता है कि जैकब को कुछ लोगों ने बुरी तरह से पीटा था, पर अब वो अपने घर में आराम कर रहा है। यहाँ पर ये भी पता चलता है कि डॉक्टर डी पुलिस से नफरत करते हैं और वो उन पे भरोसा नहीं करते। अब सैम जैकब के घर जाता है और उससे आवाज लगाता है, पर उससे वहाँ जैकब नहीं दिखता और वो वहाँ से लौट जाता है। उसके बाद हम कैरोल को देखते हैं जो सो रही होती है
तभी उसको एक कॉल आती है जिसमें कोई उससे बताता है कि तुमने क्या किया है मुझे पता है। पर तभी उससे खिड़की की ओर से कोई आवाज आती है और जब वो वहाँ चेक करने जाती है तो उससे वहाँ स्टीव मिलता है जो कि उससे जोर से डरा भी देता है। उसके बाद कैरोल उस पे गुस्सा करती है और स्टीव उससे समझाता है कि जो भी हुआ अनजाने में हुआ और हम उससे मारना नहीं चाहते थे। और सबसे अच्छी बात शेरिफ ने इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर दिया है और उन्हें पता चला है कि जैकब अभी जिंदा है और ठीक है, जिसे सुन के कैरोल को भी थोड़ा अच्छा लगता है और आगे से वो ऐसा नहीं करेगा। इसका वादा वो स्टीव से करवाती है। अब कैरोल उसी रेस्टोरेंट में जाती है जहां उससे लास्ट नाइट का न्यूज़पेपर मिलता है और उसे बुरा लगता है। तभी वहां माइक भी पहुंच जाता है और हमें ये पता चलता है कॉल करने वाला कोई और नहीं बल्कि यही माइक ही है जो कि शेरिफ का बेटा भी है। वो कैरोल को धमकाता है कि वो अपना मुंह इस केस में बंद रखेगी वरना उसके साथ कुछ भी हो सकता है। फिर हम उस मैनेजर को देखते हैं जो कि अपने दोस्त को बताता है कि हैलोवीन पार्टी में उसने बहुत मजे किए। वो उसके दोस्तों के साथ मिलके एक आदमी को बहुत मारा पीटा और उसके बाद वो हल्का होने टॉयलेट में चला जाता है जहां उससे वही पुम्किन की बास्केट मिलती है जिसमें अब भी कॉर्न कैंडी होते हैं जिससे वो खाने लग जाता है कि तभी उसके सामने जैकब आ जाता है जिसने वही डॉक्टर डी की मास्क पहना होता है और अभी वो बहुत ही ज्यादा डरावना और खौफनाक दिख रहा था। और यहाँ गस उससे समझाने लगता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं तो बस एक ड्राइवर बन के गया था। पर वो उसकी कोई भी बात नहीं सुनता और उसका गला पकड़ के ऊपर उठा लेता है और बुरी तरीके से उसका पेट फाड़ देता है और इसके साथ ही वो अपने पहले कातिल से बदला ले लेता है। थोड़ी ही देर बाद डिटेक्टिव सैम वहाँ पहुँच जाता है और उससे वहाँ वही कैंडी मिलते हैं जिससे देख वो भी हैरान हो जाता है। दूसरी तरफ जब स्टीव और कैरोल को गस की मौत का पता चलता है तो वो लोग सैम के पास जाते हैं। सैम उनसे बोलता है कि तुम्हें अगर कुछ पता है तो तुम अभी मुझे बोल दो। तो स्टीव अब सारी बातें उससे बताने लगता है तो सैम उन्हें कहता है इन दोनों इंसिडेंट में कोई भी रिश्ता नहीं है और तुम लोग आराम से घर जाओ, ये शायद कोई कोइंसिडेंस था। अब यहाँ ये चारों दोस्त गस की मौत से बहुत परेशान थे तो माइक सबको बोलता है कि जैकब एक डरपोक इंसान है और उसमें इतनी हिम्मत नहीं कि वो किसी को मार पाए तो वो बॉस को कैसे मारेगा। कैरोल उसकी बात नहीं मान रही थी पर सब लोगों का ये कहना था कि ये बस एक कोइंसिडेंस है और उससे भूल जाने को कहते हैं। फिर जब बॉबी अपने घर जाता है तो उससे वही पुम्किन बास्केट रखा हुआ मिलता है और जैसे ही वो उस बास्केट की तरफ बढ़ने लगता है तो जैकब उस पर हमला कर देता है। वो बड़ी ही बेरहमी से अपनी हाथों से उसकी रीढ़ की हड्डी निकाल देता है जिससे बॉबी की वहीं एक दर्दनाक मौत हो जाती है। अब सैम दोबारा डॉक्टर डी के पास पहुंचता है जो उससे बोलता है कि जैकब के बारे में मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ, उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी इसलिए मैंने उससे आराम करने उसके घर भेज दिया था। उसके बाद मुझे कुछ भी पता नहीं। तभी वहाँ एक दूसरा पुलिस वाला आता है जो कि सैम को बॉबी की मर्डर के बारे में बोलता है और अब सैम वहाँ से निकलने लगता है और जल्द ही वो क्राइम सीन पे पहुँच जाता है जहाँ पर डेड बॉडी को देख के बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि तब उसकी हालत बहुत ही खराब थी। जहाँ ये सब देख सैम को बहुत ही बुरा लगता है। अब वो सीधा अपने ऑफिस पहुँचता है और वहाँ से अपनी गन निकाल के अपने घर चला जाता है जहाँ उसका बेटा बॉबी की डेथ से बहुत ही ज्यादा दुखी था। सैम अब माइक को भी लास्ट नाइट पार्टी में क्या हुआ था ये पूछता है पर माइक कहता है कि मैं सारी बात आपको बता चुका हूँ।
जिसके बाद सैम उससे खिड़की दरवाजे बंद करके घर के अंदर रहने को कहते हैं, क्योंकि अब शहर में कर्फ्यू लगने वाली है। उसके बाद शहर में कर्फ्यू लगने के कारण सभी लोग परेशान हो जाते हैं। उसके बाद सैम अपने एक साथी पुलिस वाले को लेके जैकब के घर जाता है, क्योंकि तब तक सैम को पता चल चुका था कि जैकब ही ये सब कर रहा है। जिसके बाद वो लोग जैकब के घर का दरवाजा तोड़ के जब अंदर जाते हैं तो उन्हें बेड के नीचे एक गली हुई लाश मिलती है, जिससे कीड़े मकोड़े खा रहे होते हैं। वो दोनों ही इसे देख के परेशान हो जाते हैं। उसके बाद हम डॉक्टर डेड और उसके साथियों को देख पाते हैं, जहां उसके साथी इस बात पर गुस्सा थे कि शहर में कर्फ्यू लगा हुआ था, जिससे उनका इनकम बंद था और शहर में कर्फ्यू लगने का जिम्मेदार वो डॉक्टर को ही मान रहे थे। यहाँ पे डॉक्टर का एक आदमी उसे बाकी सब से जैकब के बारे में कहने को बोलता है, जिससे डॉक्टर बताते हैं कि दुनिया बहुत ही जालिम है। जैकब और हम जैसे लोगों की इस दुनिया को कोई कदर नहीं है। हमारे मरने जीने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। हम जैसे लोगों को परेशान करने में, हमें टॉर्चर करने में उन्हें मजा आता है, और हम मरने के बाद भी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा ही जैकब के साथ भी हो रहा था, इसलिए मैंने उससे अपने जादू से वापस जिंदा कर दिया ताकि वो अपना बदला ले सके। और ये बात सुन के सब डॉक्टर का साथ देने को तैयार हो जाते हैं। फिर हम कैरोल को देख पाते हैं, जो कि स्टीव को ढूंढ रही होती है। तभी उसके सामने स्टीव आ जाता है, जिसे कि बहुत ही बुरी तरीके से मार दिया गया होता है। उससे बहुत डर लगता है, वो वहाँ से भागने लगती है, पर तभी उसके सामने जैकब आ जाता है। वो उसके पास आता है और उससे मारने की कोशिश करता है। वो अपने हाथों से उसके जीभ को उखाड़ देता है। उसके बाद वो उससे उठा के लेके जा रहा होता है कि तभी वो बेहोश हो जाता है। अब डॉक्टर डी भी वहाँ पहुँच जाता है और जैकब को जगाने की कोशिश करता है। उसके बाद हम सैम और उसके साथ वाला अफसर को देखते हैं, जहां वो दूसरा अफसर सैम से जैकब की मां के बारे में पूछता है। तब उन्हें पता चलता है कि जो लाश उन्हें मिली है वो जैकब की मां की ही होगी। उसके बाद वो लोग थिएटर में पहुंच जाते हैं और वहां स्टीव और कैरोल की डेड बॉडी देख के वो माइक को कॉल करके सारी बात बताता है, जिससे माइक बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और मन ही मन बहुत गुस्सा भी हो जाता है। और वो उस शो के ओनर डॉक्टर डी से मिलने पहुंचता है। इधर जैकब की हालत खराब होती है, जिसे डॉक्टर डी ठीक करने की कोशिश कर रहे होते हैं। इसलिए वो अपने आदमियों को माइक को पकड़ने भेज देते हैं और वो लोग माइक को पकड़ लेते हैं। अब जब सैम अपने घर पहुंचता है तो उससे उसका बेटा माइक वहां नहीं मिलता। वहां उससे उसकी जगह डॉक्टर डेड मिलते हैं, जिसे देख सैम गुस्सा हो जाता है और उससे जान से मार देने की धमकी भी देता है। डॉक्टर डेड उससे शांत रहने को बोलता है और तभी डॉक्टर का एक आदमी सैम के सर पर पीछे से वार कर देता है, जिससे वो वहीं बेहोश हो जाता है। उसके बाद हम माइक को देखते हैं, जो काफी डरा हुआ होता है। फिर उससे अपने फादर सैम की गाड़ी उसी तरफ आती हुई दिखाई पड़ती है और उससे लगता है उसके डैड अब उससे बचाने यहाँ आ चुके हैं। पर तभी उसकी नजर गाड़ी के आगे जाती है, जहाँ उसके फादर यानी सैम का कटा हुआ सर रखा हुआ था, जो कि बहुत ही डरावना था। जिसे देख माइक बहुत ही ज्यादा डर जाता है और रोने लगता है, क्योंकि उससे बचाने वाला अब कोई भी नहीं था। तभी जैकब एक टेंट से बाहर आ जाता है। वो माइक को बहुत मारता है और उसको टॉर्चर करता है और उसके दोनों हाथ बड़े ही बेरहमी के साथ उखाड़ देता है, जिसे वहाँ डॉक्टर डी भी देख रहा होता है। जिसके बाद वो एक एक करके माइक के सारे दांत उखाड़ देता है, जिससे उससे बहुत ज्यादा दर्द होता है और उसके बाद वो उससे मार देता है।
फिर हम एक नई जगह को देखते हैं जहां अब डॉक्टर डी का नया कैंप लगा हुआ होता है। वो एक लड़की को दांतों से बना हुआ एक नेकलेस देता है और उससे बताता है कि ये इंसानी दांतों से बना हुआ है, पर वो लड़की इस बात को नहीं मानती। इसलिए अब डॉक्टर उससे कहता है कि मेरे इस कैंप में जितने भी चीजें हैं उन सब के पीछे कोई न कोई कहानी भी है और मेरा काम बस इस दुनिया में बैलेंस को बनाए रखना है। और वो नेकलेस की कहानी यानी जैकब की कहानी उस लड़की को सुनाने लग जाता है। तभी हम उसके कैंप में जैकब को भी देख पाते हैं जो कि अब भी बैठ के कैंडी खा रहा होता है। इससे हमें पता चलता है कि जैकब अभी भी जिंदा है और डॉक्टर के साथ रहता है। इसी के साथ ही इस मूवी की दी एंड हो जाती है।